Hello everyone, how are you? होमवर्क करते रहे आप लोग, हो रहा ना होमवर्क? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contains a box contains 5 tubes. A box contains 5 tubes. 2 of them are defective. A box contains 5 tubes. 2 of them are defective, and 3 good ones. And 3 good ones. Tubes are tested. Tubes are tested. Tubes are tested one by one till the two defective tubes are discovered. Till the two defective tubes are discovered, what is the probability that what is the probability that the testing procedure comes to an end at the end of a part second testing, B part third testing। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। A box contains 5 tubes, 2 of them are defective and 3 good ones. Tubes are tested one by one till the 2 defective tubes are discovered. What is the probability that the testing procedure comes to an end at the end of second testing? ठीक है ना, तो एक बॉक्स में 5 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं जिनमें से 2 डिफेक्टिव ट्यूब हैं। डिफेक्टिव इन द सेंस कि अगर उस ट्यूब को हम सॉकेट में लगाएंगे तो उससे लाइट नहीं आएगी, और 3 अच्छी ट्यूब्स हैं, है ना। अच्छी ट्यूब मतलब उनको सॉकेट में लगाएंगे तो लाइट आएगी। और अपन क्या काम कर रहे हैं कि ट्यूब्स को वन बाई वन उस बैग से निकालते हैं और सॉकेट पे लगाते हैं, चेक करते हैं वो अच्छी ट्यूब है डिफेक्टिव है ना। और ये टेस्टिंग प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक हम दोनों डिफेक्टिव ट्यूब सर्च नहीं कर लेते। कह रहे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी के टेस्टिंग प्रोसीजर जो है सेकंड टेस्टिंग में ही एंड हो जाए, है ना। तो ट्यूब्स कितनी, 5 ट्यूब्स हैं, इनमें से 2 डिफेक्टिव हैं, 3 अच्छी ट्यूब है, गुड ट्यूब्स, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 डिफेक्टिव ट्यूब हैं और 2 अटेम्प्ट में ही दोनों डिफेक्टिव ट्यूब डिस्कवर हो जाए। इट मीन दैट पहले अटेम्प्ट में भी डिफेक्टिव ट्यूब है, दूसरे में भी डिफेक्टिव है ना। मैं इस बैग से ट्यूब निकाल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफेक्टिव ट्यूब आने की प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 5 इनटू
अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में भी डिफेक्टिव ट्यूब है अंडर द कंडीशन दैट पहली ट्यूब डिफेक्टिव निकल चुकी है, तो बचेगी 4 डिफेक्टिव होंगी, 4 ट्यूब होंगी जिनमें से एक डिफेक्टिव होगी, दैट इज 1/10। ठीक है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोला है कि 2 डिफेक्टिव ट्यूब को सर्च करने में हमें 3 अटेम्प्ट लगाने पड़े, यानी तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिले। तो तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिलने का मतलब है कि यार ये केसेस में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी, जैसे पहली डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी अच्छी ट्यूब आ जाए, तीसरी डिफेक्टिव ट्यूब आ जाए, यानी पहले 2 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में आपकी अच्छी ट्यूब आ रही हो। एक दूसरा केस ये हो सकता है कि पहली अच्छी ट्यूब आ जाए, बाद में दोनों डिफेक्टिव आ जाए, है ना, यही 2 केस होंगे। आ रही है बात बच्चों समझ में? ठीक है ना, लेकिन इसमें एक केस और होता है, वो कुछ बच्चों को तो इमीडिएटली दिख जाता है, चमक जाता है, लेकिन कुछ को क्लिक नहीं करता, तो वो समझे जरा। हो सकता है कि अगर मेरे तीनों अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हुए, अगर सपोज करो कि पहले तीनों अटेम्प्ट में अच्छी ट्यूब आ गई, पहले तीनों अटेम्प्ट में अच्छी ट्यूब आ गई, इसका मतलब बैग में जो 2 बची हैं वो डिफेक्टिव है ना, तो इस पर ध्यान देना है, ये पार्ट मिस हो सकता था। अच्छा, आई थिंक ये शायद आप पार्ट नहीं सोच रहे होंगे, पहले दोनों डिफेक्टिव आ जाए, तीसरी अच्छी आ जाए, ये बहुत हाई डिग्री ऑफ बेवकूफ़ी है कि पहले 2 अटेम्प्ट में अगर डिफेक्टिव आ गए तो तीसरे अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं, तो ऐसा कोई भी केस हम एक्सपेक्ट करते आप नहीं बनाएंगे। चलिए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहली ट्यूब डिफेक्टिव है, फर्स्ट ट्यूब डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी 2/5, दूसरी अच्छी ट्यूब आ जाए 3/4 और तीसरी डिफेक्टिव आ जाए 1/3, है ना। पहली अच्छी ट्यूब आ जाए, फर्स्ट ट्यूब अच्छी हो, और दैट इज 3/5, फिर डिफेक्टिव आ जाए 2/4, फिर डिफेक्टिव आ जाए 1/3, तीनों अच्छी आ जाए 3/5, 2/4, 1/3, है ना। कैंसिल ना करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेके ऐड करने में काफ़ी आसान रहेगा। हर केस की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18, नीचे आएगा 5 × 4 × 3, 3 6 18, 2 से फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, तो आई थिंक 3 6 18, हाँ 6 आएगा ना, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, आई थिंक 2 3 6, 3/10, एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगी, तो ऐसे 3 केस बन जाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a lot contains a lot contains 20 articles. A lot contains 20 articles. The probability that the lot contains exactly 2 defective articles, exactly 2 defective the lot contains exactly 2 defective articles is 0.4, is 0.4,
and the probability that the lot contains exactly three defective articles. Exactly three defective articles is 0.6. Articles are drawn from the lot at random one by one. Without replacement. One by one without replacement, and are tested till all defective articles all defective articles are found. The probability that the testing procedure ends at the 12th testing. This is a question. सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक लॉट है जिसमें 20 आर्टिकल्स है और probability that lot contains exactly 2 defective articles 0.4 and the probability that lot contains exactly 3 defective articles 0.6. मतलब जो 20 आर्टिकल्स की लॉट है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसमें 2 आर्टिकल डिफेक्टिव हैं या फिर उसमें 3 आर्टिकल डिफेक्टिव हैं. 2 आर्टिकल के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और 3 आर्टिकल के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है ना. आर्टिकल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एट रैंडम वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट. वही काम कर रहे हैं हम लोग, वन बाई वन आर्टिकल निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब चेक किया और बाहर रखेंगे. एंड आर टेस्टेड टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड. मतलब तब तक हम ये टेस्ट करते रहेंगे जब तक ये सारे डिफेक्टिव आर्टिकल हमको नहीं मिल जाते. और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की टेस्टिंग प्रोसीजर जो है 12th टेस्टिंग पर एंड हो, है ना. तुमने एक इवेंट डिफाइन कर दी, हमने एक इवेंट ई डिफाइन की. ई इवेंट है द टेस्टिंग प्रोसीजर, यही इवेंट हो जाएगी दिस वन. अब मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, पीसी को कट करके पेस्ट कर लें, ये इवेंट ई हो गई, है ना. और दो इवेंट डिफाइन कर दी, एक इवेंट ए डिफाइन कर दी, लॉट कंटेन्स exactly 2 defective articles, और एक इवेंट बी डिफाइन कर दी दैट लॉट कंटेन्स exactly 3 defective articles. तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इज, दो डिफेक्टिव आर्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3 डिफेक्टिव आर्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है ना? ओके, अब आपको निकालना क्या है, 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए एक्सपेरिमेंट, तो भाई टीपीटी लगा देते हैं, है ना? मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये इवेंट ए और बी दो इवेंट के साथ हैपन हो सकती है ना? तो ए का कुछ पार्ट ए के साथ कॉमन है, कुछ बी के साथ। अगर दो डिफेक्टिव आर्टिकल हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालेंगे, और अगर लॉट में 3 डिफेक्टिव आर्टिकल हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होंगे तो दोनों गेट कर लेंगे, है ना? भाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए intersection B. Probability of E intersection A means probability of A, E for given A. Something like that, है ना? Probability of A given है, probability of A is 0.4, है ना? Into, अब यार ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर गिवन ए, ई फॉर गिवन ए का मीनिंग समझे आप अच्छे से। ई फॉर गिवन ए का मतलब है कि एक लॉट में 20 आर्टिकल्स हैं और उसमें 2 आर्टिकल डिफेक्टिव हैं। 20 आर्टिकल्स हैं, 20 में से 2 डिफेक्टिव हैं, ये है, और 18 अच्छे आर्टिकल हैं, है ना? अब मैं इससे एक एक करके आर्टिकल निकाल रहा हूँ, और मैं तब तक आर्टिकल निकालूंगा जब तक कि दोनों डिफेक्टिव आर्टिकल में सर्च ना कर लूँ, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये प्रोसीजर जो है टेस्टिंग प्रोसेस 12th टेस्टिंग पर एंड हो, यानी 2 डिफेक्टिव आर्टिकल को सर्च करने में मेरे को 12 अटेम्प्ट लगाने पड़े, यानी सेकंड डिफेक्टिव आर्टिकल 12th टेस्टिंग में आ रहा हो। तो सेकंड डिफेक्टिव आर्टिकल 12th टेस्टिंग में आ रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर 11 तक जो मैंने 11 अटेम्प्ट लिए उनमें से किसी एक अटेम्प्ट में डिफेक्टिव आ रहा है, और बाकी 10 अटेम्प्ट में अच्छे आर्टिकल आ रहे हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि 12th टेस्टिंग में सेकंड डिफेक्टिव, 12th टेस्टिंग में हमें सक्सेस मिले, सक्सेस का मतलब हमने दोनों डिफेक्टिव आर्टिकल 12 अटेम्प्ट में निकाल लिए। तो 12th अटेम्प्ट में तो हमें सेकंड डिफेक्टिव मिला, यानी 1 से लेकर 11 तक किसी एक अटेम्प्ट में एक और डिफेक्टिव आ रहा होगा, यानी 1 से लेकर 11 अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 10 अटेम्प्ट में तो अच्छे आर्टिकल आए होंगे और एक अटेम्प्ट में डिफेक्टिव। तो बस लिख देते हैं यार, 10 अटेम्प्ट में अच्छे आर्टिकल, यानी 18C10 इंटू 2 में से एक आर्टिकल अच्छा आ गया, तो ये हो गया 11 अटेम्प्ट की बात हो गई, है ना? आउट ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 20C11 इंटू 12th अटेम्प्ट की बात करते हैं हम, ये तो 11th अटेम्प्ट हुआ, इंटू 12th अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा 9 आर्टिकल बचेंगे और एक ही डिफेक्टिव होगा इंटू 1/9, तो ये ई फॉर गिवन ए आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, 3 डिफेक्टिव आर्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, है ना? और ई फॉर गिवन बी, ई फॉर गिवन बी का मतलब हो गया कि आपकी 20 आर्टिकल्स हैं और बैग में 3 डिफेक्टिव आर्टिकल हैं, तो आपकी बार इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, 3 डिफेक्टिव आर्टिकल है, 17 अच्छे आर्टिकल हैं, और तीनों डिफेक्टिव आर्टिकल निकालने में मेरे को 12 अटेम्प्ट लेने पड़ रहे हैं, 12 अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रही है। अगर 12 में सक्सेस मिलती है इट मीन दैट 1 से लेकर 11 तक जो मैंने 11 अटेम्प्ट लिए हैं उनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट में डिफेक्टिव आर्टिकल आएगा और बाकी 9 अटेम्प्ट में अच्छे आर्टिकल, क्योंकि 11th अटेम्प्ट में हमें 2 अच्छे आर्टिकल निकालने पड़ेंगे क्योंकि 12th में तीसरा निकल रहा है। तो 11th अटेम्प्ट 1 से लेकर 11 अटेम्प्ट में 9 अटेम्प्ट इससे होंगे, 17C9 2 अटेम्प्ट इससे होंगे, नीचे सैंपल स्पेस 11 निकल गए, अब 9 आर्टिकल बचे, 9 आर्टिकल में से एक डिफेक्टिव है ना? तो ये जो फिगर मैंने नोट किया है बच्चों, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर गिवन ए, ये जो फिगर नोट किया है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर गिवन बी, ठीक है ना? और ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस पर, इतना आंसर अवेलेबल है मेरे पास, आप लोग चेक कीजिएगा। 99/1900 ये है।
ठीक है ना। अब यार प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मैंने 2 नंबर मल्टीप्लाई किए या 3 नंबर मल्टीप्लाई किए फिर 10 नंबर मल्टीप्लाई किए और प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 5 चाहिए, प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 0 चाहिए, यानी प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट पर कभी कमेंट किया जाए तो उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है अपने पास, हम उस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे और इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है ना। तो नोट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट कहाँ पर लगाएंगे, कभी भी प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट पर कमेंट किया जाए तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड को, इफ n whole numbers are randomly selected and multiplied, if n whole numbers are randomly selected and multiplied, then the units place unit place of their product is 1379 or 13579 or 1 2 3 4 6 7 8 9 according as unit place in each of the n whole numbers randomly selected is also 1379 13579 or 1 2 3 4 6 7 8 9 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड है जिसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने बोली है, n होल नंबर्स मैंने ले लिए और उनका मैंने मल्टीप्लाई किया। स्टैंडर्ड ये कहता है कि उनके प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट अगर आप चाहते हैं इन चारों में से कोई भी एक हो, उनके प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 1 हो 3 हो 7 हो 9 हो, आप ये चाहते हो मैंने n नंबर्स में मल्टीप्लाई किया, n कुछ भी ले सकते हैं, 10 नंबर्स हो सकते हैं, 20 नंबर्स, कितने भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट इन चार में से कोई एक हो। तो उसके लिए नेसेसरी है कि आपने जो नंबर्स पिक किए, जो आपने n होल नंबर्स पिक किए, वो ऐसे हो कि जिनके लास्ट डिजिट या तो 1 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो। यानी हर होल नंबर अगर आप इसी क्लास से लेंगे, यानी जिसकी लास्ट डिजिट 1 हो 3 हो 7 9, तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट डिजिट इसी फैमिली में आएगी। आप चेक कर सकते हैं, जैसे एक नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 1 है, एक नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 3 है, 7 है, 9 है। अभी तो इन्फाइनाइट नंबर आ सकते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 1 है, 1 11 21 31, इसमें भी इन्फाइनाइट नंबर। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 3 आ जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करें 7 3 21, लास्ट डिजिट ये मैच कर जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करें 9 7 63, ये लास्ट डिजिट मैच कर जाएगी, इसका इससे करें 9 1 9, ये आ जाएगा। तो आप कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें, 3 करें 20 करें, कितने भी करें, लेकिन जो लास्ट डिजिट आएगी वो इसी फैमिली में से एक होगी, है ना, 1379।
ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम 5 को इंक्लूड कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारे मैंने ऑड नंबर लिए हैं तो जीरो की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो अब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कर 5 3 15 है तो 5 लेंगे तो फिर तो बात बन जाएगी 15 आ जाएगा 7 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो लार्ज 5 आएगी और 5 को हटा लेंगे तो पहले से तो आ ही रही था। अच्छा अब अगर यहाँ पर एक और सेट फैमिली ले लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 9 है ना। आप कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई 6 7 42 ये लास्ट शीट आ जाएगी 4 3 12 ये आ जाएगी 8 6 48 ये आ जाएगी 9 7 63 ये आ जाएगी। तो इसमें हमने दो छोड़े एक तो 0 छोड़ दिया और एक 5 छोड़ दिया। अगर 5 लेंगे तो हमें 0 लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये स्टैंडर्ड है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। n whole numbers taken at random n whole numbers taken at random are multiplied together. N whole numbers taken together are multiplied together. Show that the chance that the digit at the unit place of their product is चार पार्ट प्रूफ करने हैं आपको 1 3 7 और 9 is 2 by 5 raised to the power n. B part 2 4 6 और 8 is 4 power n minus 2 raised power n upon 5 raised to the power n. C part यूनिट प्लेस की डिजिट 5 हो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रूफ करनी है आपको 5 raised to the power n minus 4 raised to the power n upon 10 raised to the power n. D पार्ट यूनिट प्लेस की डिजिट 0 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 10 raised to the power n minus 8 raised to the power n 5 raised to the power n ये है। ठीक है तो वही क्वेश्चन है जो अभी आपको स्टैंडर्ड लिखाया था उसी के सैंपल प्रॉब्लम है ये। शीट में भी एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी पार्ट 5 या 6 में आई थिंक है ऐसा एक क्वेश्चन। तो बस सीधा स्टैंडर्ड लगा दो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी मिल जाते हैं उसमें। देखिए क्वेश्चन में बोला है n होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाई टुगेदर। n होल नंबर्स मैंने पिक किए और उनका मल्टीप्लाई कर दिया और आपको निकालना है कि उनके प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस की डिजिट इन चार में से कोई एक हो। तो जस्ट अभी लिखाया था यार
A part, the unit place of the product is 137 और 9, मतलब यूनिट प्लेस के मतलब प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस की डिजिट इन चार में से एक कब होगी? इफ unit place of each of n whole numbers are 137 और 9। अब हम ये चाहते हैं यार कि यूनिट प्लेस की डिजिट, प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस निकाले तो इन चार में से कोई एक डिजिट आए, तो ऐसा तब होगा जब आपने n जो होल नंबर्स पिक किए वो n होल नंबर सारे के सारे नंबर इसी फैमिली में से लिए जाए, कुछ की डिजिट यूनिट प्लेस की 1 हो, कुछ की 3 हो, 7 हो, 9 हो। आ रही बात समझ में? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो फेवर में कितने क्लासेस आएंगी? ये 10 क्लासेस बनेंगी, क्योंकि यूनिट प्लेस की डिजिट 0, 1, 2 से लेकर 9, 10 क्लासेस बनेंगी। एंड आउट ऑफ दीज 10 क्लासेस हाउ मेनी क्लासेस आर फेवरेबल? 4 क्लासेस आर फेवरेबल, तो 4/10, और किसी एक नंबर को हम इस फैमिली के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, और सारे के सारे नंबर इसी क्लास के होने चाहिए, तो दैट इज 2^5 raised to the power n। तो ए पार्ट प्रूफ हो गया। बी पार्ट, यूनिट प्लेस की प्रोडक्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, है ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट unit place of product is 2, 4, 6 or 8 is equals to probability that देखिए इसमें सारे इवन नंबर देख रहा है, 2, 4, 6, 8। हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी, एक तो 1379 पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी 13579, और तीसरी जो पढ़ी थी तो सारे नंबर थे, 2 छोड़ गए, एक तो 0 और एक 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो इसके चांसेस निकाल लें, तो इक्विवेलेंट होगा कि हम यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और इसमें से वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें यूनिट प्लेस की डिजिट में ऑड नंबर आ रहा है। यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट इज 1379, ठीक है ना। तो देखिए पहले में कितने नंबर है? 8 नंबर दिख रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/10 की पावर n, माइनस दूसरे में 4/10 की पावर n, तो वही है, 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, 4 raised to the power n, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। सी पार्ट, यूनिट प्लेस की डिजिट 5 हो, प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस की डिजिट 5 आए, इसलिए काम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्लेस की डिजिट 1, मैं पूरी स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट वो ये स्टोरी लिख दो, यूनिट प्लेस प्रोडक्ट यूनिट प्लेस की डिजिट ये हो, माइनस फिर से स्टोरी प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस की डिजिट 1379, मतलब पहली सेकंड फैमिली में से पहली फैमिली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/10 raised to the power n, है ना। तो आई थिंक यही आ गया यार, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ गया। डी पार्ट, प्रोडक्ट में जो यूनिट प्लेस की डिजिट मुझे 0 चाहिए, तो 0 चाहिए, तो एक काम करें कि
रिवर्स अप्रोच निकाल ले यार, रिवर्स अप्रोच से निकाल लेते हैं। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, बाकी 9 केसेस की प्रोबेबिलिटी है ना भाई, 10 केसेस बनेंगे, इन 9 केसेस की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट तो 0 में से मेरे को ये 9 केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 9 में से ऐसा करें 8 केसेस अलग सब्ट्रैक्ट कर दें और 5 का अलग ले लें, है ना। 9 का एक साथ नहीं बना सकते, ध्यान रखना, 9 का एक साथ इसलिए नहीं बना सकते जैसे मैं, आप ये मत कर देना कि 1 माइनस और 9 वही 10 रेज़ टू 0, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि अगर इसमें 5 मैं ले रहा हूँ तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट की लार्ज 0 आएगी, जो इस फैमिली में नहीं आएगी। 5 का किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट की डिजिट आएगी वो इस फैमिली के अंदर नहीं, फैमिली के बाहर हो जाएगी। इसलिए मुझे इन पर सेपरेट केसेस बनाने पड़ेंगे, 5 पर अलग बनाना पड़ेगा और बाकी 8 के लिए अलग बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात। तो एक तो हम ये केस सेपरेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्लेस की डिजिट 1 2 3 4 6 7 8 9 हो, एक केस सेपरेट होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्लेस की डिजिट 5 हो। स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, राइट योर सेल्फ। तो 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/10 रेज़ टू द पावर n माइनस ये प्रोबेबिलिटी तो अभी निकाली थी जस्ट 5 है ना। तो एलसीएम ले लिया जाए तो आई थिंक मेरे को कुछ इस तरह पिक्चर मिल जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 8 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 रेज़ टू द पावर n, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसकी हेल्प आप कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। चलिए आप कुछ सेट थ्योरी वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले पढ़ लेते हैं। 3 events defined on an experimental performance. ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। आई थिंक बड़ा सा सर्कल बना लिया जाए। ये ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एक ही बाहर वाला है, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 देखना यार। ये जैसे एक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर है, बी फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर है, सी हॉकी, 3 गेम है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, है ना। तो ये जो रीजन आ रहा सिर्फ ये वाला, तो ये वो प्लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जिनको फुटबॉल और हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं। ये ओनली ए हो गया। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी, यानी नेगेशन आएगा ए और सी का। ये हो गया ओनली सी यानी नेगेशन ए और बी का,
है ना। अब ये जो बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, इतना सा पार्ट, तो ये वो प्लेयर है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं फुटबॉल नहीं खेलते, तो ये ए इंटरसेक्शन भी सी पे निगेशन आ जाएगा। ये ए और सी खेलते हैं, बी से कोई मतलब नहीं, बी पे निगेशन आएगा। ये बी और सी खेलते हैं, ए से कोई मतलब नहीं। और ये जो बीच में ये जो रीजन दिख रहा है, ये वो प्लेयर है जो तीनों गेम खेलना चाहते हैं, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल, ठीक है ना। और इन तीनों सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर एक और रीजन दिख रहा है, ये वो प्लेयर हैं जिनको ना तो क्रिकेट खेलना आता है, ना फुटबॉल खेलना आता है, ना हॉकी खेलते, किसी भी गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, ठीक है ना। तो इस पर कुछ फॉर्मूले मैं डेवलप कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला जो सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो वही होता है एक एक का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एक एक का सम माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन वगैरह लगाते थे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पड़ी होगी ना होनोलुलु, तो वहाँ पर ये सब रिजल्ट यूज होते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पीएनसी में काफ़ी यूज़ किया होगा इस रिजल्ट को आपने, है ना। पढ़ा होगा कि एक 8 लेटर वर्ड है होनोलुलु, इन लेटर्स से कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, सच दैट नो टू अलग लेटर्स आर टुगेदर, और शायद मेरे को उसका आंसर भी शायद याद होगा, 2220 आता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ भी करते थे। चलिए ये तो पहला केस आ गया। अच्छा, इसमें यार ये 3 रीजन हुए हैं जिसमें एक ही इवेंट हैपन हो रही है, ये इवन हो गया। इवन मतलब इसमें वो प्लेयर आएंगे जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं। E2 मतलब हमें वो प्लेयर चाहिए जो दो दो गेम खेलना जानते हैं, वो इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, और ये वाला रीजन ये E3 हो गया, है ना। अब अगर मैं सेकंड पार्ट में आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये निकालना है इवन की प्रोबेबिलिटी। तो इवन के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी, ओनली बी, ओनली सी, तीनों की निकाल कर ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले ये वर्क कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी मतलब मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए, इतना एरिया, सिर्फ इतना, ओनली ए मतलब सिर्फ क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल हॉकी ना खेलते हो, तो इस एरिया को निकालेंगे। ए वाला सर्कल का पूरा एरिया ले लो, ए वाला पूरा ले लो, और इस पूरे एरिया में से एक बार ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, और एक बार ये वाला पूरा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब देखो इस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में ये वाला बीच वाला जो रीजन 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार ऐड कर दो, तो ओनली ए का एरिया चाहिए। तो ए वाला पूरा सर्कल ले लिया, इस सर्कल में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और फिर एक बार ये भी इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए का जो सी के साथ कॉमन था वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन में ये वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार ऐड कर दिया, नॉट ए बिग डील। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। सिमिलरली ओनली बी निकाल लो, ओनली बी क्या हो जाएगा, पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अच्छा, इनको रटना वटना नहीं है यार, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना, और ये तो खैर बाय डिफॉल्ट आपको याद ही रहता है। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को देखेंगे, उसी स्पॉट पे फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे और लगा देंगे, है ना। तो अब यार अगर अपन इन तीनों को ऐड कर ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर लिया, एट द अबव 3 रिजल्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर P1, तो PA प्लस PB प्लस PC सिग्मा PA माइनस, अब देखो A इंटरसेक्शन भी 2 बार आ रहा है, B इंटरसेक्शन C भी 2 बार आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स सिग्मा लगा देते हैं, है ना, और ये 3 टाइम्स आ रहा है। मतलब इसको हम वहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे बोला जाए क्लास में 100 स्टूडेंट है, इतने क्रिकेट खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं, इतने 2 गेम खेलते हैं, बोला कि हमने किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए वो एग्जैक्टली एक गेम खेलना जानता हूँ, तो एग्जैक्टली एक गेम के हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा,
एग्जैक्टली 2 गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है। तो जैसे मेरे को केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, A और B का पूरा कॉमन ले लूंगा और ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर ये वाला पार्ट ऐड होगा, तो इसके लिए मैं ये वाला पूरा रिंग ले लूंगा, A और C का कॉमन ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर ये वाला पार्ट, इतना सा एरिया, ये एरिया क्या होगा, पूरी लीव ले लीजिए, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो E2 का एरिया निकालना, तो ये वाला भी ऐड होगा, ये वाला भी ऐड होगा, ये वाला भी ऐड होगा, और ये कितने बार सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बार, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा, है ना। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इवेंट, जैसे मैं बोलूं कि जिस स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया है वो कम से कम 2 गेम खेलना जानता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इवेंट्स, कम से कम 2 इवेंट हैपन हो, ये कम से कम 2 इवेंट खेलना 2 गेम खेलना जानता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी या तो 2 गेम खेलना जानता हो या फिर 3 गेम खेलना जानता हो। तो थर्ड 3 गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट केवल E3P, E2 तो हमने निकाल ही रखा, ये रहा E2, और बस इसमें E3 की प्रोबेबिलिटी यानी इस रीजन की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दीजिए। तब जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। There are 3 clubs A, B and C. There are 3 clubs A, B and C in a town with 40, 50 and 60 members. With 40, 50 and 60 members respectively. Let's stop. 10 people are members. Of all the 3 clubs. Ten people are members of all the 3 clubs. 70 are members in only one club. Are members in only one club. A member is randomly selected
A member is randomly selected. Find the probability that he has membership of exactly 2 clubs. He has ये क्वेश्चन है. There are 3 clubs A, B, C in a town with 40, 50 and 60 members respectively. तो एक टाउन है जिसमें NA, NV, NC मतलब NA दे रखा 40, 50, 60 है ना, और 70 मेंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लब में हैं. तो वही कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है. A, B, C, ठीक है ना. 70 मेंबर्स इन ओनली 1 क्लब. ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स इन ओनली 1 क्लब, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंस 70 इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन ओनली 1 क्लब, ये होता है सिग्मा n ऑफ a. भाई प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा है तो उसको p को n से रिप्लेस कर दीजिए. -2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. इन केस अगर ये फॉर्मूला भूल गए, मैंने वैसे बोला था ऑन द स्पॉट बना सकते हो. तो इस रीजन का एरिया निकाल लीजिए ओनली ए का. ओनली ए का मतलब ए वाला पूरा सर्कल ले लिया, एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया, 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ और ये ऐड कर दिया. तो ये 3 बार ऐड होगा और ये 2 बार सब्ट्रैक्ट होगा और ये एक बार तो आ ही जाएगा. तो वैसे ही आ जाएगा ऑन द स्पॉट, मतलब विद इन 5 to 6 सेकेंड आप फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप. ठीक है ना. तो आई थिंक जरूरत है नहीं याद रखने की. जितना ब्रेन पर प्रेशर कम देंगे उतना बेनिफिट है. पढ़ने याद करने की केमिस्ट्री बहुत है. तो सिग्मा एन ए लगा दीजिए 40 + 50 + 60 -2 टाइम्स सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तीनों में कितने लोग हैं? 10 पीपल. 10 जो मेंबर है वो तीनों क्लब में है प्लस 30. तो पहला टारगेट ये था यार, ये डेटा निकालना. तो ये क्या आ रहा है? आई थिंक 60 + 40 होता है 100. 150 150 + 30 150 + 30 को मैं क्या बोलूँगा? 150 + 30 को मैं 180 बोलता हूँ, है ना. तो सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 180 - 70 110 110/2 दैट इज 55. ये इंफॉर्मेशन निकाल ली. ठीक है ना. अच्छा, अब हमने क्या किया कि एक मेंबर को रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है. ए मेंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड. मेंबर को हमने सिलेक्ट किया है तो मेंबर का मतलब या तो वो ए का मेंबर होगा या फिर बी का मेंबर होगा या फिर सी का मेंबर होगा. तो नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो टाउन है जिसमें 3 क्लब चल रहे हैं, तो इन तीनों क्लब में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है. दैट इज ये डेटा निकालूंगा, यानी वो पर्सन निकालूंगा जिनके पास कम से कम एक क्लब की मेंबरशिप है. तो इसका फॉर्मूला पढ़ा ही है यार, सिग्मा एन ए माइनस सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक का माइनस 2 का प्लस 3 का. तो सिग्मा एन ए कितना आएगा? सिग्मा एन ए का 60 + 40 ये होता 150. ये जस्ट अभी निकाला है और ये क्वेश्चन में दिया था 10. तो आई थिंक 160 - 55 160 - 55 कितना होगा? 105 आई थिंक 105. यानी 105 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कम से कम एक क्लब की मेंबरशिप है ना. और इनमें से मैं एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी एक तरह से ये सैंपल स्पेस का काम कर रहा है ना. और प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को मैंने सेलेक्ट किया दैट ही हैज मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स. तो एग्जैक्टली 2 क्लब का मतलब मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए.
इस रीजन का एरिया और इस रीजन का एरिया, तो काउंट कर लेते हैं। नाउ number of members in exactly two clubs, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एग्जैक्टली टू क्लब, एग्जैक्टली दो क्लब में नंबर ऑफ मेंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस दिस, मतलब ये वाला चाहिए तो पूरी लीव ले लीजिए, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा 3 बार होगा। तो ये डेटा भी आया था अपने पास 55 माइनस ये क्वेश्चन में गिवन था 30, तो आई थिंक 25, यानी 25 ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास एग्जैक्टली दो क्लब की मेंबरशिप है आउट ऑफ 105, यानी टोटल जो है सैंपल इसमें 105 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 25 फेवरेबल है, देयरफॉर required probability क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी रेशियो होती है फेवरेबल केस का टोटल केस से 25/105 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5/21, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख दिया मैंने। Here 5 and 21 are relatively prime, co-prime, their GCD is 1, answer is 5/21. Yeah, I think that's enough from my side. ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्म में कर लेंगे। बात करते हैं होमवर्क की, है ना। तो थ्योरी थोड़ा और पढ़ा था तो मैं आई थिंक आपको देता डीप, मतलब पार्ट 4, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ाना था। तो एक काम कर सकते हैं आप, काम ये कर सकते हैं कि यहाँ तक जहाँ तक सेट थ्योरी मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है आपको, आप शीट के इलस्ट्रेशंस सारे के सारे इलस्ट्रेशन यहाँ तक जहाँ तक थ्योरी हो गई है, बेस थ्योरम से पहले, क्यों इसके बाद आएगा आपका बर्नौली ट्रायल और बर्नौली के बाद बेस, तो यहाँ तक आपको सेट थ्योरी वाला जो पार्ट है शीट में एग्जैक्टली वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं। तो सारे इलस्ट्रेशन एंड डू योरसेल्फ, है ना। इसका टाइटल ही रखा है हमने डू योरसेल्फ। डू योरसेल्फ का मतलब आपको खुद से करना है। एनडीआरसी सेक्शन, एनडीआरसी मतलब नो डिस्कशन रिक्वायर्ड इन क्लास, तो आपको खुद से ही करना है, खुद से ही जूझना है। तो इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में थ्योरी और पढ़ाएंगे, तब पार्ट नंबर 4 दे देंगे होमवर्क। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, होमवर्क अटेम्प्ट करते रहिए। ओके।